हरियाणा सरकार ने मीना कंबोज को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की भारत सचिव नियुक्त किया है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष की ओर से इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। यह नियुक्ति हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के संविधान एवं नियमों के तहत की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। हालांकि सक्षम प्राधिकारी आवश्यकता पड़ने पर कार्यकाल पूरा होने से पहले भी नियुक्ति समाप्त कर सकता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की है और जनता की शिकायतों पर सुनवाई की है। बैठक में कुल 14 मामलों में से 9 का मौके पर ही निवारण किया गया है, जबकि 5 मामलों में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। इस दौरान एक कॉलोनी और बैंक ऋण विवाद पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि बैंक और कॉलोनाइजर ने गरीब प्लॉट धारकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पलवल एसटीएफ ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी अपराधी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। डीएसपी ने बताया है कि सोनू से अब तक 5 हथियार और 230 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी पर हरियाणा और यूपी में हत्या, फिरौती और आर्म्स एक्ट समेत 16 मामले दर्ज है। जिम संचालक कपिल रेड्डी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी रोहित उर्फ बच्चू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उससे हथियार भी बरामद किए गए हैं। घायल आरोपी को पहले हांसी के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार रोहित के खिलाफ पहले से भी 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंचकुला जिले में पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के निर्देश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर नियंत्रण रखने और नशे की रोकथाम के मकसद से पूरे जिले में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज रामगढ़ चौकी की टीम ने स्पिनर डॉग के सहयोग से रामगढ़ क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया। अभियान के दौरान गलियों, दुकानों, खुले स्थानों, खाली प्लॉटों, झाड़ियों, संदिग्ध ठिकानों तथा संवेदनशील बिंदुओं पर गहन तलाशी ली गई। नोएडा एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है। मामले पर चीनी नागरिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग भारत में दर्जनों शेल कंपनियां बनाकर करोड़ रुपए की अवैध लेन देन, हवाला कारोबार और अन्य आर्थिक अपराधों को अंजाम दे रहा था। गिरोह का सरगना चीनी नागरिक लियाओ लॉन्ग हुई वर्ष 2020 में भारतीय वीजा समाप्त होने के बावजूद देश में अवैध रूप से रह रहा था और भारतीय सहयोगियों के माध्यम से पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था। देहरादून में लगातार हो रही बारिश का असर अब पहाड़ी मार्गों पर दिखने को मिल रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर जेपी बैंड के पास भारी मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर यातायात बहाल करने के प्रयास किए हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मसूरी के 0 पॉइंट पर एक युवती गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे सूचना मिलते ही फायर सर्विस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों की मदद से खाई में गिरे युवक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। फायर विभाग की कार्रवाई और सूझबूझ से युवक की जान बच गई है और एक बड़ा हादसा टल गया। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के भविष्य से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 महीनों में सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार जल्द ही पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएगी और इसे संसद में पारित कराने का प्रयास करेगी।
नीट पेपर लीक मामले के बाद केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने, पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा सुधारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 26 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मंत्रियों ने वांगचुक से मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की थी। अनशन खत्म के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर बताया कि 65 सांसदों की अपील और लंबी बातचीत, कुछ शर्तों पर सहमति और संभावित हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए आज भी केंद्रीय दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और आरएएफ से भारी तैनाती की गई है, जबकि कनॉट प्लेस का बाजार, अधिकांश दुकानें बंद हैं। डीएमआरसी के मुताबिक अगले आदेश तक स्टेशन बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। यात्रियों से यात्रा से पहले वैकल्पिक मार्ग अपनाने और डीएमआरसी के आधिकारिक अपडेट देखने की अपील की गई है। छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि उसने पाकिस्तान से संचालित करीब 480 सोशल मीडिया हैंडलर्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया है। पुलिस के मुताबिक एक खाते फर्जी और भ्रामक सामग्री के जरिए अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि की गई जानकारी साझा न करें। यह कार्रवाई जंतर मंतर पर चल रहे नीट मामले के विरोध प्रदर्शन के बीच की गई है। पुलिस का कहना है कि कुछ चिन्हित हैंडल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सक्रिय थे। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तवी नदी उफान पर है। उधमपुर से होकर आने वाली तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। हालात को देखते हुए जम्मू प्रशासन और पुलिस ने लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। पुलिस और प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार घोषणाएं कर लोगों को खाली करने और अपने वाहन नदी किनारे से हटाने के लिए जागरूक कर रही हैं। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर सबसे बड़े हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब सिर्फ अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने तभी पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। धमकी के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि नए हमलों की स्थिति में अमेरिका को और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरागची ने साफ किया है कि ईरान हर किसी हमले का जवाब देगा। ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल जवाबी हमले किए हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने बुधवार को ईरान में इराक बॉर्डर पर स्थित शलमचेह वाटर क्रॉसिंग पर हवाई हमला किया। खुजिस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बताया है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। अफ्रीका में एबोला वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कांगो में एबोला के प्रकोप से करीब 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के महानिदेशक ने कहा है कि कांगो में करीब 1000 मौतों की पुष्टि हुई है। वैक्सीन न होने के कारण लोग तेजी से मर रहे हैं।